everyone. My name is Muskan Keshawani and I welcome you all to our YouTube channel Law Learners 365. तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशंस? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेरी वेल। और ये आपके लिए गाइस बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज अभी सिर्फ यही एग्ज़ाम लाइंड अप है आपके लिए, जुडिशियल एस्पिरेंट्स और जो भी हमारे राजस्थान एपीओ एस्पिरेंट्स हैं। अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के अगर आप अपने सिलेबस को कवर करना चाहें, यू कैन ईजिली कवर योर इंटायर सिलेबस। और जो भी आपको हेल्प चाहिए तो हम तो हैं ही आपके साथ। आप सारे अपने रिवीजन यहाँ से कर सकते हो। जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस है, एवरीथिंग यू कैन कवर फ्रॉम हियर। एंड वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट गाइज, ताकि हम और अच्छे आपके लिए वीडियोस ला सकें और यूजफुल और मोटिवेशनल वीडियोस ला सकें आपके लिए। So please do like, share, and subscribe our channel. And today it's my second lecture on IPC, and I'm going to cover जनरल एक्सेप्शन पार्ट। जो कि आपको पता है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल एक्सेप्शन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एग्जामिनर काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, एग्जामिनर इस पर्टिकुलर सेक्शन से, इस पर्टिकुलर पार्ट से। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। जो भी मैं आपको कवर करने वाली हूँ आज, हम मोस्ट प्रोबेबली आज हम जनरल एक्सेप्शन पार्ट पूरा कवर कर लेंगे। तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी फोकस्ड। एंड बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर टू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ एक बार लेक्चर वन ज़रूर देखिए। उस पर मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन आपको क्लियर किया हुआ है, आईपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस बताया हुआ है। हमने एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं, जो जनरल टर्म्स डेफिनेशंस होती हैं आईपीसी में, वो हमने सारी वहाँ पे कवर कर रखी हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा बाकी लेक्चर्स को और प्रोविजंस को, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। तो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द जनरल एक्सेप्शन पार्ट। तो सी, जनरल एक्सेप्शंस क्या है? जनरल एक्सेप्शंस मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ एग्जेम्पशंस। इट्स अ काइंड ऑफ जनरल एक्सेप्शंस मींस कि जो एक्यूज पर्सन को प्रोवाइड की गई है। अब क्या होता है कि आईपीसी क्या करता है, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको समझाया था कि आईपीसी जो है वो इट डज द बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट मींस कि एक तरफ पब्लिक इंटरेस्ट है, एक तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस कर रहा है कि आईपीसी क्या करता है कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनकी रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स वहां पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, इवन दो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं ऑफेंस के, लेकिन उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आप उससे नहीं छीन सकते हो, है ना। तो उस चीज को सिक्योर करने के लिए आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस को डाला गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वहां पे जो अपोजिट पार्टी है, जो एक्यूज पर्सन है, वो अपना इफेक्टिव, अपना प्रॉपर डिफेंस ले सके। ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है, जनरल एक्सेप्शंस को प्रोवाइड किया गया है। ओके, इन ऑर्डर टू डू द इफेक्टिव जस्टिस। ओके। तो यहाँ पे जो जनरल एक्सेप्शंस को प्रूफ करने का बर्डन होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो किसके ऊपर होता है? एक्यूज पर्सन के साथ, एक्यूज पर्सन के ऊपर होता है। क्योंकि कोर्ट तो प्रिज्यूम करके ही चलता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो एक्यूज पर्सन ने किया है। लेकिन अगर उसका केस, जो एक्यूज पर्सन है, अगर उसका केस किसी भी जनरल एक्सेप्शंस में कवर हो रहा है तो वो चीज उसी पर्सन को प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ जनरल एक्सेप्शंस का किसके ऊपर होता है? एक्यूज पर्सन के ऊपर होता है। ओके। सो नाउ अब हम एक एक करके एक एक जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन गाइस। ओके। तो ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में काफी अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो जनरल एक्सेप्शंस, ओके, अब हम आते हैं जनरल एक्सेप्शंस पर। जनरल एक्सेप्शंस कहाँ पे दिया है? चैप्टर 4 सेक्शन 76 से लेके 106 तक में। अब इन जनरल एक्सेप्शंस को भी मैंने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, ताकि आप और इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। इससे आपके दिमाग में प्रोविजंस भी रहेंगे और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी काफी अच्छे से आएगी। जैसे जुडिशियल एक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, कंसेंट, रिफलिंग एक्ट्स, प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। और जहां भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें बेरेट को रेफर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बेरेट से ज्यादा अच्छा आप एग्जाम्पल से उस चीज को समझते हो। तो हमें तो समझने से मतलब है, तो इसीलिए अगर मेरे को लगा तो हम क्या कर लेंगे, बेरेट को भी रेफर कर लेंगे फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्ट्स, ठीक है। सेक्शन 77 एंड 78। सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो मतलब कि यहाँ पे जैसे आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि जो भी जजेस होते हैं उनको, जुडिशियल ऑफिसर्स को क्या दी गई है, ये प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन कब दी गई है, व्हेन दे आर एक्टिंग जुडिशियली, मतलब इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, व्हेन दे आर डूइंग द एडजुडिकेशन, जब वो अपने एडजुडिकेटरी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उस टाइम में अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, लेकिन वो जो ऑफेंस है दैट इज कंसिडर, दैट हैज बीन कमिटेड इन गुड फेथ, गुड फेथ में किया गया है। गुड फेथ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि ड्यू केयर और अटेंशन के साथ जब आप कोई काम करते हो तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं कि आपने कोई काम गुड फेथ में किया है। तो जो भी अगर जुडिशियल ऑफिसर्स अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं तो उनको क्या, कहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है, सेक्शन 77 में। ओके, ये छोटा सा प्रोविजन है, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 78, जो कि इससे ही मिलता जुलता है। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब कि यहाँ पे उन पर्सन्स को एग्जेम्पशन दी गई है जो कि कोई काम करते हैं किसके पर्सुएंस में, कोर्ट के ऑर्डर के पर्सुएंस में। अगर कोर्ट ने कोई भी सपोज सेंटेंसिंग प्रोनाउंस की है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड, फाइन से रिलेटेड, तो उसको कंप्लाई करने के लिए, है ना, उनकी कंप्लायंस में अगर कोई काम ऐसा किया जाता है लेकिन वो काम गुड फेथ में ही कर रहे हैं, मतलब हम उनके ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट के जजमेंट का, कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए अगर हमने कोई काम किया है तो वो उसकी एग्जेम्पशन कहाँ पे मिल जाएगी, जैसे सेक्शन 78 में। ओके, एनीथिंग डन इन परसुएंस ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इफ डन बाय सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, और वो जो जजमेंट और ऑर्डर है उसका एनफोर्समेंट उस टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए जब वो एक्ट कमिट हुआ है। Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order। देखो ये बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस ऑर्डर को पास करने की कि नहीं है। ठीक है, अगर उस कोर्ट ने बिना जुरिस्डिक्शन के भी कोई ऑर्डर पास किया है तब भी ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। लेकिन यहाँ पे जिस पर्सन ने वो काम किया है उसको ये बिलीव होना चाहिए कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन थी उस जजमेंट और ऑर्डर को पास करने की। ठीक है, और गुड फेथ तो है ही, गुड फेथ में ही अगर कोई काम किया है तभी एक्सेप्शन मिलेगा, तभी ये सेक्शन 78 एप्लीकेबल होगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज हैंगमैन। ओके, जब फांसी पे लटकाया जाता है ना, तो जो भी पर्सन जो इस काम को एग्जीक्यूट करता है उसको एग्जेम्पशन कहाँ पे मिलती है, सेक्शन 78। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जनरली कहाँ पे है, सेक्शन 76 और 79 इसको मेनली कवर करते हैं। तो सेक्शन 76 और सेक्शन 79, सेक्शन 76 में क्या है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसा एक्ट करता है ये मानते हुए कि मतलब वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो है लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस तो मिलता है लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं मिलता है। ओके, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजिट, इग्नोरेंशिया लॉ नॉन एक्सक्यूज इट। ओके, लॉ का इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, आप वहां पे एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो। तो यहीं पे ये बोल रहे हैं सेक्शन 76 में कि अगर कोई पर्सन कोई भी काम करता है बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस है और अगर हमारे अंडरस्टैंड करने में कोई गलती हुई है, कोई फैक्चुअल सिनेरियो अंडरस्टैंड करने में गलती हुई है, ठीक है, या फिर किसी और कंटेक्स्ट में बात की जा रही है लेकिन हमने किसी और कंटेक्स्ट के बारे में समझा है ना, जैसे सपोज शिप ए की बात की जा रही है तो शिप बी के बारे में समझा है, तो यहाँ पे क्या है, ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। और वो काम कैसे किया गया है, गुड फेथ में किया गया है। बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है उस काम को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वेट,
हाँ, इसके हम एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन 76 के। 8. A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. अगर कोई जूनियर ऑफिसर सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के परसुएंस में क्या करता है, उसने मतलब भीड़ में गोली चला दी। तो यहाँ पे उसको क्या था कि उसको पता था कि अगर वो अपने सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो है ना, मतलब ही हैज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। तो इसीलिए अगर वो अपने ऑफिसर का ऑर्डर करते हुए कोई काम कर रहा है तो ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस, बिकॉज इन दिस सिचुएशन ही इज बाउंड बाय लॉ टू ओबे हिज सुपीरियर ऑफिसर। Similarly, explanation, sorry, illustration B. A, an officer of a court of justice, being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry, believing Z to be Y, arrest Z. A has committed no offense. मतलब कि यहाँ पे A जो है, मतलब कोई भी ऑथराइज पर्सन होगा कोर्ट का, उसको किसको अरेस्ट करना है, वाई को अरेस्ट करना है। लेकिन उसने ड्यू डिलिजेंस के बाद, इंक्वायरी करने के बाद उसको तब भी उसको बिलीव हुआ कि जेड ही क्या है, वाई है, तो उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, मिस्टेक ऑफ लॉ तो नहीं है। तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, सेक्शन 76 का डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है। नाउ अगेन कम बैक। ओके, सो हाँ, नाउ कम टू सेक्शन नंबर 80। सेक्शन 80 किसकी बात कर रहा है, एक्सीडेंट। मतलब सेक्शन 80 इज एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। मतलब कोई भी अगर ऐसा कोई मिशैप या फिर कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मिसफॉर्च्यून हो जाता है, लेकिन जो भी वो हमने एक्सीडेंट हुआ है, दैट हैज बीन नॉट कमिटेड विद एनी क्रिमिनल इंटेंशन, है ना, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के। एनीथिंग डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, मतलब वहां पे हमारी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, कोई भी है ना, कोई भी हमें नॉलेज नहीं था कि जो काम हम कर रहे हैं उसका ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, हमारी वहां पे कोई भी इंटेंशन और नॉलेज नहीं था जब वो काम हम कर रहे थे। इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, और वो जो काम किया गया है दैट इज कंप्लीटली लॉफुल, लॉफुल तरीके से किया गया है, लॉफुल मीन्स से किया गया है, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, है ना, गुड फेथ में किया गया है, प्रॉपर केयर के साथ किया गया है। तो अगर ऐसा है तो सेक्शन 80 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जैसे आईपीसी में इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगेन हाँ, hatchet वाला। A is at work with a hatchet. The hat flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. ठीक है, कि मतलब अगर कोई पर्सन है वो खेत में काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, और जो कुल्हाड़ी रहती है, अगर उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो काम तो केयरफुली कर रहा है, बट उसका हिस्सा कैसे लूज होके वो क्या हो गया, किसी के ऊपर लग गया और, है ना, उसके सर को काट दिया। तो वहां पे अगर कोई भी प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं है तो ही वो पर्सन लायबल होगा, अदरवाइज वो पर्सन लायबल नहीं होगा। ओके, अगर प्रॉपर कॉशन लिया था उसने तो उसका जो एक्ट है वो एक्सक्यूजेबल हो जाएगा। ठीक है। नाउ ओके, नाउ एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 फाइन। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट 81 से लेके 86 और 92 से लेके 94, मतलब जहां पे जिन एक्ट को करने में कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं प्रेजेंट है। अब आईपीसी में तो क्या दिया, क्या देखा जाता है, मेंस भी और एक्टस रियस भी। मेंस मीन्स योर मेंटल एलिमेंट, योर इंटेंशन, और जो एक्टस रियस है दैट इज योर एक्ट।
कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट। तो जब दोनों मिलते हैं तभी उस पर्सन को लायबल किया जाता है। अगर एक प्रेजेंट है एक एब्सेंट है तो उस पर्सन को आप लायबल नहीं कर सकते हो। तो वही चीज है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। अगर हम सेक्शन 81 की बात करें, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। बेसिकली ये जो सेक्शन 81 है किससे डील करता है? इट इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, है ना। सेक्शन 81 इज फेमसली इज पॉपुलरली नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी मतलब कि जहां पे अगर नेसेसिटी है और कोई एक्ट किया गया है नेसेसिटी के पर्सुएंस में, तो उस एक्ट को एक्सक्यूज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 81। इट इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, मतलब नेसेसिटी नोज नो लॉ। Conditions for applicability of Section 81. The act must have been done without criminal intention. Criminal intention नहीं होना चाहिए. It must have been done in good faith. Good faith में कोई वो काम होना चाहिए. It must have been done in order to prevent or avoid other greater harm. ठीक है, जो सेक्शन 81 है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में काम होना चाहिए। और यहाँ पे सेक्शन 81 में दो हार्म की बात की गई है, एक स्मॉलर हार्म और एक बिगर हार्म। उस बिगर हार्म को बचाने के लिए, बिगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप कोई स्मॉलर हार्म कर देते हो तो वो कहाँ पे एक्सक्यूज हो जाएगा? सेक्शन 81 में, तभी सेक्शन 81 एप्लीकेबल होगा। तो जो हमारा जिस हार्म को हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्रेटर होना चाहिए उस हार्म से जो हमने ऑलरेडी कमिट किया है। ओके, this doctrine was invoked in India in the landmark case of Gullapalli Nageshwara Rao versus APS SRTC। ठीक है, मतलब ये केस है जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इवॉल्व किया गया था इंडिया में। फेमस केस है इसका आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। आई नो कि सबने इसके फैक्ट्स पढ़ रखे हैं। ये बेसिकली किससे डील करता है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। इस केस में क्या हुआ था डडले वर्सेस स्टीवेंसन में कि यहाँ पे तीन चार लोग थे जो कि एक वुड प्लैंकेट में फ्लोट हो रहे थे, है ना, शिप से डिटैच होके। तो तीन चार दिन वो लोग सेल होते रहे वहां पे। तो उसमें से उन तीन चार पर्सन में से एक माइनर पर्सन भी था। तो उन्होंने क्या किया कि उस माइनर पर्सन को मार के उसका मतलब उन्होंने फीड किया ताकि वो अपनी लाइफ को बचा सके वहां पे। तो यहाँ पे जब केस फाइल हुआ तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी थी। तो कोर्ट ने बोला कि खुद को प्रिजर्व करना दूसरे की लाइफ को लेकर दैट इज नॉट अ नेसेसिटी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग समवन एल्स लाइफ। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो दिस इज सेक्शन 81। Now, law of infancy, section 82 and 83। इन्फेंसी, इन्फेंट से रिलेटेड जो लॉ है आईपीसी में, तो सेक्शन 82 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। इट इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ डॉली इनकेपेक्स मींस इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम। सेक्शन 82 जो है वो फेमसली किस लिए फेमस है? डॉक्ट्रिन ऑफ डॉली इनकेपेक्स इसी में दिया है। मतलब कि जो भी पर्सन 7 years से कम की एज के हैं अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया है तो उनको क्या है? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, वो किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे चाहे कितना भी ग्रीवियस एक्ट क्यों ना हो। It is based upon the principle that a child under 7 years does not have sufficient mental understanding to know the consequence of his actions and cannot be made liable। ये माना जाता है कि जो भी पर्सन 7 years से कम के होते हैं उनकी इतनी ज्यादा मेच्योरिटी, इतनी ज्यादा डेट मेंटल लेवल उनका नहीं होता है कि जो वो एक्ट कर पा रहे हैं उसके नेचर को, उसके कॉन्सिक्वेंस को समझ पाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, है ना, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। Any act done by a child under 7 years of age will not be considered an offense। इसका केस है एक मार्श वर्सेस लोडा। ये जनरली पीटी में पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ केस के नाम पूछे जाते हैं, तो जस्ट आप ध्यान रखिएगा बस। Now come to section 83, act of a child above 7 and under 12 of immature understanding। It is based upon the doctrine of Dolly Capax means capable of committing crime। जैसे section 82 doctrine of Dolly Incapax की बात करता है, section 83 आपका doctrine of Dolly Capax की बात करता है, मतलब कि those persons which are capable of committing the crime।
It is based upon the principle that a child above 7 years of age and below 12 years of age can plead for the defense if it is to be proved that the child has not attained enough maturity to judge the nature and outcomes of his actions. मतलब कि जो सेक्शन 83 है वो किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 83 की मतलब जो 7 इयर्स से ज्यादा और 12 इयर्स के कम के बच्चे हैं उनको इम्यूनिटी जब ही मिलेगी अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो उन्होंने एक्ट किया है उस एक्ट के नेचर को समझने में उनमें इतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं थी कि वो उस एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझ सके, है ना, अपने एक्शंस के आउटकम को समझ सके। अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर वो लायबल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये प्रूव नहीं हो पाता है और उनके एक्ट से पता चलता है कि वो उन पर्सन को सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, दे आर, है ना, दे आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग, तो इसीलिए अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो सेक्शन 83 उनको लायबल कर देगा। ओके, इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिफाइड और पार्शियल इम्यूनिटी। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन 82 एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइड और पार्शियल इम्यूनिटी। Conditions for section 83: the act must be done by a child between 7 years and 12 years of age. ठीक है, the child must not have achieved enough maturity of understanding to judge the nature and consequences of his act. The incapacity must exist at the time of the commission of the act. This is very important कि जो incapacity है जब वो act हो रहा है उस टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ना कि उसके बाद। अगर पता चला एक्ट के करने के टाइम तो वो 12 मतलब वो उसकी जो एज थी वो उसी जो इनकेपेसिटी है डेट इज 7 to 12 इयर्स, वो उसी टाइम पे जब वो एक्ट कमिट किया जा रहा है वो उस टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सेक्शन 82 and 83. आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन 84, unsoundness of mind. Okay, this is in itself it is very important। जो अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं, ल्यूनेटिक होते हैं, तो उनको डिफेंस कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 84 में। इट इज बेस्ड अपॉन मैगजीन एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिटरिया, विच मीन्स एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन लायबल विदाउट अ गिल्टी माइंड। जैसा मैंने बताया कि आईपीसी में दोनों चीजें चलती है, एक्टस रिया भी और मेंस रिया भी। अगर आपका मेंस रिया नहीं है ना, अगर आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है मारने की, तो वहां पे आपको लायबल नहीं कर सकते हैं, बिना गिल्टी माइंड के किसी भी पर्सन को लायबल नहीं किया जा सकता है। तो ये इसी मैगजीन पर बेस्ड है। The foundation for the law of insanity was laid down by the House of Lords in 1843 in what is popularly known as the McNaughton case। जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरे प्रिंसिपल्स है जिन पर बेस्ड है सेक्शन 84, वो सारे कहाँ पर ले डाउन किए गए थे, मैकनॉटन केस में। सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए थे कि अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर कोई एक्ट करता है, जिस टाइम उसने एक्ट किया है, अगर वो उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को नहीं समझ पाता है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तो यहाँ पे इन सारे प्रिंसिपल्स को बताया गया है मैकनॉटन केस में। कंडीशंस फॉर सेक्शन 84: दैट द अक्यूज्ड वाज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, कि मतलब अनसाउंड माइंड मतलब कि जो पर्सन है ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। That he was of unsound mind at the time he did the act and not merely before or after the act। अब ऐसा नहीं है कि जब एक्ट किया जा रहा है उसके पहले वो अनसाउंड था, लेकिन जब वो एक्ट किया तब वो नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रूव करना, कि इंपॉर्टेंट है कि जब वो एक्ट कमिट हो रहा है उस टाइम ये इनकेपेसिटी होनी चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड वो उस टाइम पे होना चाहिए जब वो एक्ट कमिट हुआ है, ना कि उस एक्ट को करने के पहले या फिर बाद में। ठीक है, that as a result of unsoundness of mind, he was incapable of knowing the nature of the act and that what he was doing was either wrong or contrary to law। Okay, कि मतलब उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, ठीक है, उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि जो एक्ट वो कर रहा है उसका नेचर कैसा है, वो सही है, गलत है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, लीगल है, इलीगल है, उसको नहीं पता है।
This section is talking about the legal insanity and not medical insanity. The crucial point of time for deciding the legal insanity is the material time when the offense took place. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। जो सेक्शन 84 है वो लीगल इंसानिटी से डील करता है, ना कि मेडिकल इंसानिटी से। इसका क्या मतलब है कि ऑल्दो आपको कोई बीमारी है, आप अनसाउंड हो, लेकिन अगर उस मेडिकल इंसानिटी के कारण अगर आप नेचर ऑफ द एक्ट को नहीं समझ पा रहे हो, इनकेपेबल हो, तो ही ये सेक्शन 84 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल इंसैनिटी इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो क्या होना चाहिए? लीगल इंसैनिटी होना चाहिए, कि उसके कारण मेन क्या है कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। जो भी आप एक्ट कर रहे हो आपको नहीं पता चल रहा है कि उसका क्या अंजाम होगा। In order to seek protection under Section 84, it is necessary for an accused to prove that he, because of unsoundness, was incapable of knowing the nature of the act or that the act was contrary to law. जो भी सेक्शन 84 का अगर डिफेंस लेना चाहता है तो उसे पहले यही प्रूव करना पड़ेगा, क्या? कि वो इनकेपेबल था उस एक्ट की नेचर को समझने के लिए, या फिर जो एक्ट उसने किया है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, उसे ये नहीं पता था। The crucial point of time of such incapability due to unsoundness is the time when he committed the offense. Why yes, saying his insanity prior to or subsequent to the commission of the offense is not in itself adequate to absolve him from the criminal liability. Okay. His insanity prior to or subsequent to the commission of the offense is not in itself adequate to absolve him from the criminal liability. हाँ, कि मतलब जो भी इंसानिटी है that must be present at the time when the offense is taking place. Okay. Cases on Section 84, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। और मैं ये बोलूंगी कि आप जो भी सेक्शन 84 से और भी केसेस हैं जो पूछ लेते हैं, वो प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। जस्ट नेम ही काफी सफिशिएंट है, क्योंकि वो प्रीलिम से पूछेंगे कि सेक्शन 84 से कौन सा केस डील करता है, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। ओके। सेक्शन 85 एंड 86, कंडीशंस फॉर सेक्शन 85। सेक्शन 85 और 86 किससे डील करता है? इंटॉक्सिकेशन से। इंटॉक्सिकेशन, there should be the presence of an act of the person. The person must be unable to know the nature of the act. Disability must be the result of a person's intoxication. Intoxication must be administered without one's will or even without one's knowledge. Such incapacity should be there at the time of the act. जैसे हमने सेक्शन 84 में पढ़ा कि वहां पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर होगा तो उस पर्सन को डिफेंस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर किसी पर्सन को इंटॉक्सिकेशन है उसको, है ना, मतलब कोई भी उसने अल्कोहलिक ड्रिंक का इंटेक किया हुआ है और उस कारण से अगर वो किसी एक्ट के नेचर को नहीं समझ पा रहा है, या फिर ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, और व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, तो सेक्शन 84 उसको उसका डिफेंस देता है। लेकिन सेक्शन 84 पर्टिकुलरली इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं मिलता है सेक्शन 85 में, कि है ना। तो ये बात ध्यान रखना, अगर किसी ने उसको इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन करवाया है तो ही सेक्शन 85 का डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज उसका डिफेंस नहीं मिलेगा अगर वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन होता है तो। अंडरस्टूड? Section 86, the presence of the element of particular intention or knowledge, it should be influenced by the use of an intoxicating substance. The intoxicating substance must be administered without knowledge or against his will. Section 86 just एक प्रिजम्पशन की बात करता है, जो कि सेक्शन 85 से ही रिलेटेड है, कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है, राइट, अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो उन केसेस में कोर्ट जो है वो ये प्रिज्यूम करके चलता है कि उस पर्सन को नॉलेज है अबाउट द इंटॉक्सिकेशन, बिकॉज नॉलेज उन सिचुएशंस में प्रूव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए सेक्शन 86 उस चीज को जो नॉलेज पार्ट है उसको प्रिज्यूम करके चलता है, लेकिन इंटेंशन तब भी हमें प्रूव करना होता है। और इंटेंशन को कैसे प्रूव किया जाता है? फ्रॉम द नेचर ऑफ द एक्ट। जो भी कंडक्ट होता है उस पर्सन का, उसकी कंडक्ट से हम क्या करते हैं? इंटेंशन को प्रूफ करते हैं कि वहां पे इंटेंशन प्रेजेंट थी या नहीं थी। नाउ
हाँ, ये कुछ केसेस हैं सेक्शन 85 के ऊपर। सो इसको आप रेफर कर कर सकते हो। ठीक है, और भी इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपके पास, एक आप चेकलिस्ट बना लो सेक्शन 84 की अलग से और सेक्शन 85 की अलग से। अगर वो आप चेकलिस्ट बना लोगे तो प्रीलिम्स के लिए काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर मुझे मिलती है या तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हो ना। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द आंसर सेक्शन 82, 83, 84, 85 एंड 86। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं सेक्शन 92। उसके जो बीच के पार्ट्स हैं डेट वील कवर लेटर ऑन। सेक्शन 92 बात कर रहा है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। मेनली जो अब हम आगे पढ़ने वाले सेक्शन है, जैसे 92 हो गया, 93, 94, इनमें हम बात करेंगे कंसेंट की, कि वहां पे कंसेंट है या नहीं है उन एक्ट्स को करने के लिए। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट द कंसेंट। कंडीशंस फॉर सेक्शन 92, द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। जो भी एक्ट हो रहा है वहां पे अगर वो पर्सन क्या है, इनकेपेबल है कंसेंट देने के लिए, है ना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू सिग्निफाई द कंसेंट, या फिर वो ऐसी इनकेपेसिटी से इनबिल्ट है कि वो कंसेंट देने में क्या है, ही इज नॉट केपेबल दैट मच कि वो कंसेंट दे पाए। देर इज नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ द पर्सन। और इवन उस सिचुएशन में उसका कोई भी गार्जियन भी प्रेजेंट नहीं है जो उसके बिहाफ पे कंसेंट दे पाए, तो उन केसेस में जो सेक्शन 92 है वो एप्लीकेबल हो जाता है। एक्सेप्शन टू सेक्शन 92, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे डेथ, ग्रीवियस हर्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट, अबेटमेंट। तो ये आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी अपन रेफर कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा। सेक्शन 92, या Z is thrown from his horse and is insensible. 8. A surgeon finds that Z requires to be trepanned. A, not intending Z's death, but in good faith for Z's benefit, performs the trepan before Z recover his power of judging for himself. A has committed no offense. Mainly जो सेक्शन 92 का जो डिफेंस है वो किसको मिलता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। जब कोई भी इमरजेंसी आती है तो उन सिचुएशंस में उनको कभी कभी खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उन्हें कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स को करना होता है। तो उन कंडीशंस में अगर कंसेंट नहीं भी लिए लेकिन उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो काम किया जा रहा है, तो उसका डिफेंस यहाँ पे सेक्शन 92 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन कमिंग बैक टू सेक्शन 93। सेक्शन 93, communication made in the good faith. A communication made in good faith, it is made for the benefit of the person to whom it is made. सबसे पहले तो डेफिनेटली गुड फेथ में अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी भी पर्सन से, उसके ही बेनिफिट के लिए कर रहे हो, मतलब उसको अगर आप कोई चीज बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ अ सर्जन टेल्स अ पेशेंट इन गुड फेथ दैट दे कैन नॉट लिव एंड द पेशेंट डाइज फ्रॉम शॉक, द सर्जन हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। दिस इज ट्रू इवन इफ द सर्जन न्यू दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट्स डेथ। अब कभी कभी किसी को इतनी ज्यादा जैसे कैंसर हो गया, कि ऐसी बीमारियां अगर सुन के ही हमें क्या क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। तो अगर किसी पर्सन, अगर कोई डॉक्टर है या कोई भी पर्सन है, अगर उसने गुड फेथ में उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कि वो उसका इजीली हम ट्रीटमेंट कर पाए, या पहले से अगर उसको पता चले उसके बारे में तो वो प्रिपेयर हो पाए ट्रीटमेंट के लिए, तो हमने तो गुड फेथ में अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन की है उसके बेनिफिट के लिए की है, तो सेक्शन 93 उसको फुल डिफेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे भी सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और दिस इज अ काइंड ऑफ जनरल प्रोविजन। जैसे सेक्शन 92, वहां पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही कवर हो रहे थे, लेकिन सेक्शन 93 इज मोर वाइडर देन सेक्शन 92। अगर कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन करता है तो उसका डिफेंस सेक्शन 93 में मिल जाएगा। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस, ओके। नाउ सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अगर कोई भी काम अंडर कंपल्शन, अंडर थ्रेट किया जा रहा है, तो सेक्शन 94 उसको डिफेंस देता है।
इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं एक बार हम देख लेते हैं। अ पर्सन इज कंपेल्ड टू डू एनी एक्ट अंडर थ्रेट, है ना, धमकी से किया जा रहा है या दबाव में किया जा रहा है अगर कोई भी काम, तो वहां पे वो पर्सन लायबल नहीं होगा उस एक्ट को करने के लिए। एट द टाइम ऑफ डूइंग सच एक्ट इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट दैट टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। If a person voluntarily joins a gang of dacoits on their own accord or due to the threat of being beaten, they would not be entitled to the benefit of Section 94. सेक्शन 94 जो है बेसिकली उन कंडीशंस में अप्लाई होता है। सबसे पहले तो कि अगर किसी भी पर्सन को थ्रेट किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, और जिस टाइम पे वो कंपल्शन किया जा रहा है, जिस टाइम पे धमकी दी जा रही है, इस किस टाइप की धमकी दी जा रही है कि तुम्हें मतलब इंस्टेंट डेथ कॉज करने की, उसको क्या दिया जा रहा है, थ्रेट कॉज किया जा रहा है कि तुरंत अगर ऐसा एप्रीहेंशन हो रहा है कि दो पर्सन प्रेजेंट है और तुरंत उसको मारा जा सकता है। सपोज अगर ए पर्सन है और बी पर्सन है, बी पर्सन रिवॉल्वर लेके खड़ा है कि अगर तुम सी की डेथ कॉज नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी डेथ कॉज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट डेथ का क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ फियर, यहाँ पे फियर क्रिएट किया जा रहा है इंस्टेंट डेथ का, तो इसीलिए इसी कंडीशन में सेक्शन 94 एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि इफ अ पर्सन voluntarily joins a gang of dacoits on their own accord or due to the threat of being beaten, they would not be entitled to the benefit of section 94 डेफिनेटली। कि अगर आप जानबूझ के voluntarily विद द नॉलेज कि हाँ वो गैंग ऑफ डेकॉइट्स है और तब भी आप उनको ज्वाइन कर रहे हो, तो डेफिनेटली सेक्शन 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, नाउ सेक्शन 87 और 91, ये जो तीन चार सेक्शंस हैं आपके, ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंसेंट पे। वॉलेंटारिली नॉन फिट इंजूरिया, मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन जिसको हार्म कॉज किया जा रहा है वो ही खुद कंसेंट दे रहा है उस हार्म को बियर करने की। आई नो इट साउंड्स एब्सर्ड बट इट इज, कि अगर कोई पर्सन कोई कंसेंट दे रहा है तो यहाँ पे जो पर्सन वो एक्ट कर रहा है उसको इन सेक्शंस में क्या मिल जाएगी, इम्यूनिटी मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन कुछ उसकी सिचुएशंस है, कुछ कंडीशंस हैं, तो वो हम देखते हैं। सेक्शन 87, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय द कंसेंट। द एक्ट मस्ट नॉट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पे जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की। द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट मस्ट नॉट बी अवेयर दैट देयर एक्शन इज लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी। नहीं है, नॉलेज उस बात का नहीं है कि जो भी एक्ट किया जा रहा है उससे इतनी ज्यादा इंजरी हो सकती है। The victim must have given their consent either explicitly stated or implied to endure the potential harm। जैसे मैंने बताया कि जो विक्टिम है वो खुद ही क्या दे रहा है, कंसेंट दे रहा है उन हार्म को कॉज करने के लिए। एक बार हम प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, फिर हम बेयर एक्ट से एक एक एग्जांपल्स भी देख लेंगे, ठीक है। सेक्शन 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट। द एक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यहाँ पे भी जो इंटेंशन है वो डेथ कॉज करने की नहीं है। ओके, द एक्ट मे कॉज हार्म और द डूअर मे इंटेंशनली कॉज हार्म और द डूअर मे नो दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। यहाँ पे जैसे सेक्शन 87 में उनकी कंसेंट से क्या किया जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था, यहाँ पे उस पर्सन के बेनिफिट के लिए क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी काम हम कर रहे हैं यहाँ पे भी इंटेंशन नहीं है हमारी, ठीक है, और जो भी हार्म कॉज किया जा रहा है उसमें भी हमारी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, और ना ही हमें मतलब यहाँ पे भी नॉलेज प्रेजेंट नहीं है कि उस काम का इतना, उस हार्म का इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। द पर्सन हु इज हार्म्ड हैज गिवन कंसेंट टू सफर दैट हार्म और टेक द रिस्क ऑफ दैट। कंसेंट यहाँ पे भी है। 89, act done in good faith for the benefit of child or insane person by or by consent of guardian। यहाँ पे चाइल्ड और इंसेन पर्सन की बात की जा रही है, तो जो चाइल्ड और इंसेन पर्सन होते हैं वो अपनी कंसेंट खुद नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद में पढ़ूंगी सेक्शन 91, सॉरी सेक्शन 90, जहाँ पे बताया गया है कि जो कंसेंट है अगर वो अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज दी जाती है, इंसेन पर्सन के द्वारा दी जाती है, अंडर थ्रेट दी जाती है, अंडर फोर्स दी जाती है, अंडर कंपल्शन दी जाती है, तो दैट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट फॉर द पर्पज ऑफ आईपीसी।
तो यहाँ पे अगर कोई चाइल्ड है, इनसेन पर्सन है, तो उसकी कंसेंट कौन देगा? जो भी उनके गार्जियन होंगे, जो भी उनके लॉफुल गार्जियन होंगे। तो अगर वो कंसेंट देते हैं तो सेक्शन 89 उस केस से डील करता है। द एक्ट मस्ट बी डन बाय द गार्जियन और समवन एल्स इन द लॉफुल चार्ज ऑफ द पर्सन। ठीक है। द एक्ट मस्ट बी डन इन कंप्लायंस विद द कॉमन डिसेंसी। द एक्ट मस्ट बी डन टू हेल्प द पर्सन, नॉट टू कॉज मिसचीफ। इसकी भी सेम एक्सेप्शंस हैं जो कि हमने पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है। Section 90, consent known to be given under fear or misconception. Consent is given under fear of injury or misconception of fact. Consent is given by a person who cannot understand the nature and consequence of the act due to unsoundness of mind or intoxication. A person under the age of 12 years give consent. तो ये situations बताई गई हैं सेक्शन 90 में कि कहाँ पे valid consent नहीं होगी। Okay. Section 91, exclusion of acts which are offenses independently of harm caused. Sorry. Section 91 specified that the exceptions in Section 87 till 89 do not extend to acts that are offenses independently of any harm caused to the person giving consent। मतलब कि सेक्शन 91 इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। जो भी हमने सेक्शन 87 से 89 तक पढ़ा है कि वहां पे अगर कोई पर्सन कंसेंट दे देता है तो सेक्शन 87 से 89 वो क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे और वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स भी होते हैं कि इवन दो द पर्सन हैज गिवन द कंसेंट, लेकिन वहां पे कंसेंट इज इमटेरियल, वहां पे कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता है। अगर कंसेंट दी भी है तो भी वो जो एक्ट है, वो जो ऑफेंसेस है, वो पनिशेबल होंगे ही होंगे और हमें वहां पे एक्सेम्पशन या फिर एक्सेप्शन नहीं एप्लीकेबल होगा। जैसे causing a miscarriage, unless done in good faith to save the woman's life, is considered an independent offense and the consent of the woman or her guardian does not justify the act। अगर जैसे मिसकैरेज हो गया, अगर वो वुमेन कंसेंट भी देती है कि ठीक है मिसकैरेज है ना, वो मिसकैरेज के लिए अगर कंसेंट देती है तो भी वो जो एक्ट है दैट इज इंडिपेंडेंटली क्या है, वो अपने आप में ही एक ऑफेंस माना जाता है। ठीक है। सिर्फ उसका एक ही एक्सेप्शन है, क्या कि जब मिसकैरेज किस पर्पस के लिए किया जा रहा हो, उस वुमेन की लाइफ को सेव करने के लिए किया जा रहा हो। तो आई होप दिस दिस इज वेरी क्लियर नाउ। सेक्शन 95, ट्रिफलिंग एक्ट्स। ट्रिफलिंग एक्ट्स मतलब कि जो छोटी छोटी चुगलियां होती हैं या मतलब कुछ भी चुरा लिया, मतलब लाइक फ्रेंडली नेचर में, या बुक्स ले ली इन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक, चॉकलेट छुड़ा ली, कुछ भी अगर ऐसा आप कोई मिसचीव करते हो, छोटी मोटी चीजें जो होती हैं, तो उन चीजों के लिए भी कंप्लेन नहीं की जाती है। तो वो सेक्शन 95 बोलता है कि एट कॉजिंग स्लाइट हार्म। दिस एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, मीन्स द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विच ट्रिफल्स और माइनर मैटर्स। जो छोटे मोटे मैटर्स होते हैं, कोर्ट नहीं चाहता कि उन छोटे मोटे मैटर्स को भी कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट इज burdened with lot of matters which are complicated। तो इन छोटे मोटे मैटर्स को आप अपने आप में ही क्या कर सकते हो, उनको इजीली एडजुडिकेट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95, if a person causes harm even intentionally or knowingly and that harm is so slight that a person of ordinary sense and temper would not complain about it, कि भाई वो इतने कम ग्रेविटी के ऑफेंसेस हैं कि उनकी कंप्लेन करना भी इट्स अ श्योर वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्ट एज वेल एंड ऑफ पार्टीज एज वेल। दिस सेक्शन अप्लाई टू एक्ट्स दैट रिजल्ट्स इन नेग्लिजिबल और ट्रिफलिंग हार्म। Example of such trivial acts such as picking up a wafer from another person's plate without permission, like this only। Okay, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट डिफेंस पे। प्राइवेट डिफेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शन। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? प्राइवेट डिफेंस मींस इट इज अ डिफेंसिव राइट, इट इज राइट। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? इट इज अ डिफेंसिव राइट, इट इज नॉट अ रिट्रीब्यूटिव राइट। मतलब आप किसी एक्ट से अपने आप को डिफेंस कर रहे हो, तो दैट इज प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस बॉडी का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है। बॉडी, खुद की बॉडी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, किसी और पर्सन की बॉडी को भी अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो भी प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आता है। और प्रॉपर्टी का भी होता है, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, खुद की हो या किसी और पर्सन की हो, तो भी प्राइवेट डिफेंस मिलता है। अब प्रॉपर्टी के केस में स्पेसिफिकली 4 ऑफेंसेस बताए गए हैं जिनके अगेंस्ट आपको ये डिफेंस मिल जाएगा, जैसे थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास।
ओके, तो रॉबरी ऑल्सो इंक्लूड्स डेकॉइटी एज वेल, क्योंकि डेकॉइटी इज एन एग्रीवेटेड वर्जन ऑफ रॉबरी ओनली. नाउ सेक्शन 98. Okay. Section 98, when an act which would otherwise be a certain offense, it is not that offense. Section 98 क्या बोल रहा है कि सपोज अगर कोई एक्ट है, एक्ट किया गया है लेकिन वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन क्या उस एक्ट के अगेंस्ट भी हमारा प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है? तो हाँ, सेक्शन 98 यही बोल रहा है कि अगर कोई एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा, किस वजह से नहीं माना जाएगा? कि कोई अंडर 7 years ऑफ एज है, या फिर मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण उसे नहीं पता कि जो वो एक्ट कर रहा है वो सही है या गलत है, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, इंटॉक्सिकेशन के कारण, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स के कारण, तो उन कंडीशंस में ही ऐसा नहीं है कि हमारा प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा. ठीक है, प्राइवेट डिफेंस तो तब भी सस्टेन करेगा ही. तो दैट इज सेक्शन 98. नाउ सेक्शन 99. सेक्शन 99 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन 99 उन कंडीशंस की बात करता है कि जहां पे प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है. किन किन कंडीशंस में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा? अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी में किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, जस्टिफाइबल लॉ है, तो फिर हमारा प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा. अब जैसे कोई पर्सन अरेस्ट करने आ रहा है, और अगर आप उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपने राइट का एक्सरसाइज कर रहे हो यहाँ पे, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा. कोई काम किया जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किया जा रहा है, तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा प्राइवेट डिफेंस. और जहां पे आपके पास टाइम है, एक प्रॉपर एक रीजनेबल टाइम है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो, कि किसी को कॉल कर सकते हो, पब्लिक अथॉरिटीज को रीच आउट कर सकते हो, तो वहां पे भी प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. Extended to which the right may be exercised. The right of private defense in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. और जैसे मैंने बोला ना कि ये क्या है प्राइवेट डिफेंस, इट इज अ डिफेंसिव राइट, इट इज नॉट अ रेट्रिब्यूटिव राइट. मतलब कि आप उतना ही प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे जितना आपको एप्रीहेंशन है उस सामने वाले एक्ट का, कि उसका इतना कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. जितना कॉन्सिक्वेंस होगा उतना ही आप क्या कर सकते हो, अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है. सेक्शन 100 में 7 ऐसी सिचुएशंस बताई गई हैं जहां पे जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, डेथ कॉज करने तक क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है. ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है, वो सेक्शन 100 में बताई गई है. तो assault that may reasonably cause the apprehension that death will be the consequence. अगर डेथ का कॉन्सिक्वेंस है ना, मतलब अगर कोई ऐसा असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हमें लग रहा है कि डेथ भी कॉज हो सकती है, या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या फिर इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, एब्डक्टिंग, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग. और सेवेंथ इज एन एक्ट ऑफ throwing or administering the acid or an attempt to throw or administer acid which cause the apprehension that grievous hurt will be the consequence. अगर कोई ऐसा लग रहा है कि एसिड अटैक होने वाला है, तो फिर इन सारी सिचुएशंस में आप डेथ तक कॉज कर सकते हो इन एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. 101 when such right extends to causing any harm other than death. मतलब कि 101 सिंपली ये बोल रहा है कि इन सिचुएशंस के अलावा अगर कोई ऐसी चीज है, जो अदर सिचुएशंस है, उनमें आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, उनमें कोई और हार्म कर सकते हो बट डेथ नहीं. 102 क्या बताता है कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है, कब कमेंस होता है. The right of private defense commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises. मतलब कि जैसे ही अगर आपको एप्रीहेंशन हो गई कि यार डर, मतलब डेंजर का जैसे ही आपको एप्रीहेंशन होता है, उसी उसी टाइम में आप क्या कर सकते हो, सॉरी, प्राइवेट डिफेंस का राइट अपना एक्सरसाइज कर सकते हो. और वो प्राइवेट डिफेंस कब तक रहेगा, जब तक आपको वो डर बना रहेगा कि हाँ अभी तक, सपोज अगर कोई पर्सन है वो गन लेके खड़ा है, तो जब तक वो गन लेके खड़ा है वो डेंजर आपको बना रहेगा, तो आपका प्राइवेट डिफेंस तब तक ही कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. और जैसे ही वो डर खत्म, तो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट भी खत्म. अब सेक्शन 103 की बात करते हैं.
जैसे हमने सेक्शन 100 में पढ़ा था कि का प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है व्हेन इट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ ऑल्सो। सिमिलरली सेक्शन 103 उन सिचुएशंस की बात करता है जहाँ पे जो भी हमारा प्राइवेट डिफेंस होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, किन किन केसेस में डेथ हम कॉज कर सकते हैं। तो रॉबरी हो गया, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो गया, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन dwelling or as a place for the custody of property, theft, mischief, or criminal trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence। तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्रॉपर्टी के डिफेंस की बात आती है। तो सेक्शन 104 अगेन वही बोलता है कि उन केसेस के अलावा आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। और सेक्शन 105 प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस, just a second, when a reasonable apprehension of danger to the property commences। The right of private defense of property against theft कब continue करता है, टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। मतलब जब तक उस ऑफेंडर की तब तक जब तक उस ऑफेंडर की रीड से उस प्रॉपर्टी को बाहर ना ले जाया गया हो, आइदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन, और जब तक किसी पब्लिक अथॉरिटी की हम हेल्प नहीं ले लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती है, तब तक वो प्राइवेट डिफेंस हमारा क्या रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है। ओके, और सिमिलरली विद द रॉबरी, जब तक हमें एप्रीहेंशन रहता है, जब तक हमारा प्राइवेट डिफेंस रहेगा, और जैसे ही एप्रीहेंशन ऑफ फियर खत्म होता है तो हमारा प्राइवेट डिफेंस भी खत्म। ठीक है, तो इन दिस वे आई हैव कवर्ड योर एंटायर जनरल एक्सेप्शन पार्ट। ओके, तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक चीज़ और, कि इनको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार आप जो भी आपके इलस्ट्रेशंस हैं बेयर एक्ट से, वो आप ज़रूर कवर करिए वहाँ से एक बार। एक जस्ट बेयर रीडिंग, आप वहाँ से एक रीडिंग ही कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, जिससे फर्दर और उनसे सिमिलर एग्जाम्पल्स भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम डन विद द गाइज फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर with the topic that is common liability और joint liability। ठीक है, तो बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।